नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एडवाइजर के फाउंडर प्रत्युष उपाध्याय जी से। तो प्रत्युष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं प्रत्युष हूँ। मैं बीआईटी मेसरा सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस में अपनी डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि एडवाइजर का क्या कंसेप्ट है और ये किस प्रकार से लोगों को सर्व कर रहा है। ओके, तो हम पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं टू जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। तो जो जेई और नीट एस्पिरेंट है, जो जेई और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हम पर्सनलाइज 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। और वो मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं हम वो मेंटर्स जो रहते हैं वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर आईआईटी या एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि वो करंट ट्रेंड्स अच्छे से समझते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू टीचर जो कि 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है। उनसे वो बेटर गाइड कर पाते हैं क्योंकि उनका करंट ट्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा वो रहता है और रिसेंटली उन्होंने प्रिपेयर किया रहता है। किस प्रकार की मेंटोरशिप आप अपने स्टार्टअप के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं प्रत्युष जी? बेसिकली जेई और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड मेंटरशिप हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें ओवरऑल सब आ जाता है, मेंटल हेल्थ भी उसमें आ जाता है कि बच्चे का मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर्स। तो हम हॉलिस्टिक वे में फोकस करते हैं और प्रिपरेशन रिलेटेड गाइड कि वो अपने ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हम हर स्टेप पे साथ देते हैं। ऐसे कौन कौन से नीड्स होते हैं स्टूडेंट्स के जो कि क्लासरूम्स में एड्रेस नहीं हो पाते हैं और आप उनको अपने स्टार्टअप के माध्यम से किस प्रकार से एड्रेस करते हैं? बहुत सारे नीड्स होते हैं। जैसे कोई क्लास है, क्लासरूम है, तो उसमें टीचर जनरली जो जेई के टीचर्स होते हैं वो 100 से 150 लोगों की क्लास एक बार में लेते हैं प्लस, और हर एक बच्चे का स्पेसिफिक नीड होता है। तो वो नीड्स के हिसाब से हर एक स्पेसिफिक बच्चे को नहीं गाइड कर सकते हैं। वो एक जेनरिक एडवाइस देते हैं जो कि लगभग बच्चों पे अप्लाई कर रहे हैं। बट बच्चों का खुद का बहुत पर्सनल नीड्स होता है, जो कि कुछ बच्चे हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर आता है, कुछ बच्चे बहुत कम समय में अच्छा कर पाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं। कोई बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा रहता है, कोई बच्चे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो सबके लिए हमारे हिसाब से अलग एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो कि वो टीचर्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं। प्लस दूसरा, बहुत बच्चे हेजिटेट करते हैं कि एक एज गैप भी आ जाता है, जनरेशन गैप भी आ जाता है। तो बहुत सारे जो प्राइवेट क्वेश्चंस हैं और वो पूछ नहीं सकते टीचर्स से। और एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि मेंटल हेल्थ इशू पे ओपन डिस्कशन नहीं होता है और टीचर्स के पास भी इतना समय नहीं है कि वो 150 बच्चों को समय दे सकें। तो एक उन्हें चाहिए जो एक पर्सनल लेवल पे उन्हें गाइड करे, उनकी नीड्स को देखे, उनका स्ट्रेंथ जाने, उनका वीकनेस जाने और उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी प्लान करे। तो आप तो हम वो IIT करते के हैं। स्टूडेंट्स को ही फोकस किए हुए रहते हैं? हम लोग ने स्टार्ट किया था आईआईटी जेई, अब हम नीट के बच्चों को भी गाइड करते हैं। तो एम्स में जो करंटली बच्चे पढ़ रहे हैं वो उन्हें मेंटर करते हैं। तो क्या रीज़न है प्रत्युष जी कि IIT जेई और रिलेटेड स्ट्रीम्स के बच्चों को ही आप फोकस कर रहे हैं और अन्य बच्चों को नहीं? हम आगे जाके अन्य बच्चों पे भी फोकस करेंगे। अभी हम लोग आईआईटी जेई और नीट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम उम्र, छोटी उम्र में बच्चे इसका एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं। तो जैसा कि 10th एग्ज़ाम पास करके 11th में वो आते हैं, तो काफ़ी अलग रहता है बचपन से लेकर 10th तक उन्होंने जो प्रिपरेशन किया, और एक पहला बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन होता है वो काफ़ी अलग रहता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे प्रिपेयर फॉर 10th। सो उस एज में बच्चों को समझ नहीं आता है कि क्या करना है, एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। प्लस वो एज ही ऐसा है जिसमें डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आगे जाके एग्जामिनेशन जो आते हैं। मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं, ऐसे बच्चे किन किन कारणों से फेस करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, और इसमें आपका स्टार्टअप उनकी किस प्रकार से हेल्प कर रहा है? कई तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज फॉलो करते हैं बच्चे। जैसे वो सबसे ज़्यादा बड़ा मेंटल हेल्थ इशू वो इस वजह से फोकस करते हैं क्योंकि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। 10th तक वो जो तैयारी कर रहे थे उसके कंपैरिजन में जो 11th-12th में आते हैं, जो जेई और नीट का तैयारी करते हैं, तो वो सिलेबस मेरे हिसाब से 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा रहता है 10th से, या शायद उससे भी ज़्यादा। काफ़ी टाइप के जो स्ट्रैटेजी रहते हैं वो पूरे अलग रहते हैं। 10th तक ऐसा रहता है कि यू जस्ट मग अप एंड थ्रो, ऐसे कि आप ये रट्टा चीज़ पे फोकस बच्चे ज़्यादा करते हैं। बट 11वीं-12वीं का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी है वो अंडरस्टैंडिंग पे रहता है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे होता है, प्लस उसका स्ट्रैटेजी अलग रहता है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर जो बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करना है और उनसे हो नहीं रहा होता। बच्चे शुरू में तो काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं, बट
एज दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जे, उसके नंबर कम आते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी एकेडमिक प्रेशर रहता है। दूसरा, सारे बच्चों का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होता है, तो उसके वजह से भी काफ़ी बच्चे रहते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छी कोचिंग, तो उसके कारण भी अपने करियर को लेकर काफ़ी टेंशन में रहते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या आपने मतलब उनके बच्चों के लिए हमने किया है कि हमारा जो प्रोग्राम है, सर्विस है, वो काफ़ी अफोर्डेबल है। और आज के युग में ऐसा है कि अब से 5 साल पहले कोई पूछता कि क्या मेरा ऑनलाइन पढ़ के हो सकता है जेई, तो हम भी यही बोलते कि नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचर्स नहीं है, ऑनलाइन मटेरियल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। बट अभी का समय है कि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लगभग हर चीज़ जो एक कोचिंग प्रोवाइड करता है सब ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो एक रिसोर्स पे बच्चा फोकस नहीं करता है, एक ही टॉपिक, एक ही चैप्टर मल्टीपल जगह से पढ़ता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो उस पर हम लोग अच्छे से बच्चों को गाइड कर पाते। तो फाइनेंस इज़ नॉट एन इशू राइट नाउ। अभी ऐसा है कि अगर आप फाइनेंशियली नहीं भी अफोर्ड कर पाते हैं कोचिंग, तो स्टिल यू कैन प्रिपेयर घर से। आपके स्टार्टअप हाँ। के जो मेंटोर्स हैं वो आईआईटी जेई और नीट के बच्चों को नीट के बच्चों की प्रॉब्लम्स को फोकस और एड्रेस कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम जानना चाहेंगे? तो जो हमारे आईआईटी जेई के मेंटर्स हैं, उन्हें हम एक रिगरस इंटरव्यू प्रोसेस से हम सिलेक्ट करते हैं, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस हर महीने हम करते हैं। तो ऑल्दो दे आर इन आईआईटी एंड एम्स, तो ये तो रहता है कि एकेडमिक्स उनका बहुत अच्छा है, तब वो वहाँ पे है, बट वो बच्चे के प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाए, बच्चों के डाउट्स अच्छे से ले पाए, बच्चों को अच्छे से टाइम दे पाए, एक एम्पैथी का भी एम्पैथेटिक पर्सनैलिटी हम लोग ढूंढते हैं। तो ऐसे हम अपने मेंटर्स को सिलेक्ट करते हैं कि जो अच्छे से सुन पाए, अच्छे से बच्चों के प्रॉब्लम समझ पाए, तो हम इस बेसिस पे मेंटर्स का सिलेक्शन करते हैं। का आपका जो पैमाना रहता है या जो भी आपका प्लेटफॉर्म रहता है, वो किस प्रकार से आप जज करते हैं कि हाँ ये मेंटोर हमारे प्लेटफॉर्म के लिए एलिजिबल है? ओके, पहला तो हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम एक सैम्पल प्रॉब्लम देते हैं कि ये अगर बच्चे का प्रॉब्लम है, तो अब इस पे आप क्या करोगे, आप इस पे कैसे आप इस पे डील करोगे, तो आप कैसे समझोगे कि उसको यही प्रॉब्लम फेस हो रहा है, उसका यही सॉल्यूशन होगा, कैसे आप एग्जीक्यूट कराओगे। तो ऐसे हम इंटरव्यू लेते हैं। फिर उनमें से हम कुछ मेंटर्स को सिलेक्ट करते हैं, और फिर उन्हें हम जो ऑलरेडी बच्चों को मेंटर कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करते हैं कि उनको मेंटर करो 1 वीक के लिए। तो 1 वीक के लिए वो बच्चों को गाइड करते हैं। फिर हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं, क्वेश्चनियर देते हैं, 10 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें रेट करना रहता है 1 से 10 पे। जैसे कि उसमें एक बिहेवियर आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गया, हाउ एम्पैथेटिक ही इज़, एंड ऐसे कई पैमाने होते हैं, उन पे बच्चे फीडबैक देते हैं, और फिर उसके फीडबैक के आधार पे हम उन्हें फर्दर ऑन बोर्ड करते हैं। तो ये मेंटोर के चयन का आपने एक प्रोसेस बताया। मेंटोर्स के चयन के लिए आपने क्या कुछ पैरामीटर्स भी रख रखे हैं अपने स्टार्टअप में? पैरामीटर्स है कि एज आई ऑलरेडी सेड कि इंटरव्यू में हम ये पैरामीटर्स ऑलरेडी चेक कर लेते हैं कि वो एम्पैथेटिक है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, कि वो अपनी आइडियोलॉजी थोपे नहीं बच्चों पे, और वो ये समझ पाए कि बच्चों का क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये रहता है। एंड एकेडमिकली इफ़ दे आर आईआईटीएंस एंड एम्स, तो वी हैव दैट 100% श्योरिटी कि दे आर गुड। एंड हम रैंक्स भी देखते हैं कि जो अच्छे रैंक्स के बच्चे उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने से लेकर उनको सॉल्व करने तक का जो सफ़र होता है, वो आप किस प्रकार से करते हैं, या आपकी स्टार्टअप टीम किस प्रकार से करती है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग से, कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करते हैं। तो एज ऑफ नाउ हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, हम डिजिटली बच्चों को रीच करते हैं, क्योंकि आजकल का जो जेनजी जनरेशन है जो प्रिपरेशन कर रहा है वो मोस्टली डिजिटली ही अवेलेबल रहता है। तो हम यूट्यूब एड्स रन करते हैं, फेसबुक एड्स रन करते हैं, इंस्टाग्राम में एड्स रन करते हैं, और इन्फ्लुएंसर एड्स भी हम करते हैं। इन्फ्लुएंसर एड्स यानी हम उन पेज को स्पॉन्सर करते हैं जो जेई से और नीट से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। तो वी नो दैट वहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो सीरियस बच्चे हैं जो जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे 1 लाख 2 लाख उनके फॉलोअर्स रहते हैं, तो उनको हम अप्रोच करते हैं, उनको हम स्पॉन्सरशिप देते हैं, स्पॉन्सर करते हैं कि तो वो ऐड हमारा शो करते हैं, और ऐड पे हमारे वेबसाइट का लिंक रहता है। तो फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चों ने अगर वो ऐड देखा, तो उसमें से अगर 100 बच्चे इंटरेस्टेड है कि यस आई नीड मेंटरशिप, देन दे क्लिक ऑन दैट लिंक, एंड आफ्टर दैट वो बच्चे हमारे वेबसाइट पाते हैं, उन्हें लगता है कि यस ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है। तो हमारे पास एक ऑप्शन भी रहता है फ्री 30 मिनट्स ट्रायल, जिसमें वो कुछ भी अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेरी फ्री में हमें पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो उसके बाद उन्हें अगर लगता है कि हाँ हमें मुझे मेंटरशिप की ज़रूरत है, उनका जैसा सिचुएशन है, तो वो हमें ऑप्ट करते हैं। एंड आफ्टर ऑनबोर्डिंग बच्चे
बच्चे जब आप पहला बार आते हैं तो हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव है, वो उन्हें कॉल करता है, उनके प्रॉब्लम्स जानता है, उनका सिचुएशन जानता है, उसके हिसाब से हमारा कस्टमर एग्जीक्यूटिव मेंटर असाइन करता है उस बच्चे को। उस बच्चे को मेंटर असाइन करने के बाद फिर मेंटर उसे कांटेक्ट करता है एंड एक डिस्कशन होता है जिसमें दे ओपनली डिस्कस एवरीथिंग एंड टू एंड दे मेक श्योर दैट बच्चा कंफर्टेबल हो, अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर पाए, और नहीं कर पा रहा है तो उसे कंफर्टेबल किया जाए ताकि वो प्रॉब्लम शेयर कर पाए। और जो बच्चे की प्रॉब्लम्स है वो नोट डाउन किया जाता है। नोट डाउन करने के बाद उस पर स्ट्रैटेजी क्या लगा सकते हैं, कैसे इसे टैकल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से टाइम टेबल स्ट्रैटेजी मेंटर बना के बच्चे को देता है और हर वीक फॉलो अप करता है कि कितना प्रोग्रेस हुआ, और प्रोग्रेस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और उस पर हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, मोटिवेशन की कमी है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है, स्ट्रेस है, क्या है, वो सब बच्चे देख के उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करते हैं। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो क्या एक बच्चे पर एक ही मेंटर असाइन रहता है, हाँ। या ग्रुप ऑफ बच्चों पे आपने मेंटर असाइन? नहीं, हम एक बच्चे पे हम एकदम इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस करते हैं कि उस बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन हम दें। तो एक ही मेंटर एक ही बच्चे पे फोकस करता है, मतलब एक मेंटर मल्टीपल बच्चों को मेंटर करता है, बट एट अ टाइम वो एक बच्चे पे ही फोकस करता है। प्लस एक हम एक्सेल शीट पे सारा डॉक्यूमेंट्स मतलब इस आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो मल्टीपल बच्चों को मैनेज कर रहा है, तो बच्चों का स्ट्रेंथ वीकनेस सब अच्छे से डॉक्यूमेंटेड रहता है हमारे एक्सेल शीट में। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप कौन कौन से यूज करते हैं अपने स्टार्टअप के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए? एज ऑफ नाउ हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। हम जैसा कि मैंने बताया, फेसबुक एड्स रन करते हैं, हम इंस्टाग्राम एड्स रन करते हैं, गूगल एड्स भी रन करते हैं, यूट्यूब पे एड्स हमारे रन होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम करते हैं। तो डिजिटली वी आर लाइक हम सब करते हैं डिजिटल में। और ऑफलाइन में अभी हम सोच रहे हैं आगे बढ़ने का, तो लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल से कोलैबोरेशंस हम अभी हमारी बात चल रही है। तो दिस इज हाउ वी मार्केट आवर प्रोडक्ट। प्रत्युष जी, कब और कैसे ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ करना है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपको कब हुई कि ऐसा कोई गैप मार्केट में एग्जिस्टिंग है जिसको फिल करने की जरूरत है? ये प्रॉब्लम मुझे तब पता चला क्योंकि मैं भी एक जेईई एस्पिरेंट रह चुका हूँ, और मैं भी अभी अंडरग्रेड इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ। तो जब मैं जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था तो 10th में काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे। तो अब तो हमें जेईई क्लियर करना है, टॉप रैंक लाना है, बेस्ट कॉलेज जाना है, क्योंकि हाँ मेरा वही ड्रीम था। तो शुरू में हम काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। यूट्यूब पे हम पहले ही पढ़ना चालू कर देते हैं। अभी हमारे 11th चालू नहीं हुआ है, बोर्ड्स जस्ट खत्म हुआ है, बट मैं बहुत मोटिवेटेड था, मैं अपना प्रिपरेशन चालू कर दिया। बट ये चीज़ मुझे नहीं पता था कि ये प्रिपरेशन 10th क्लास तक जो मैं प्रिपरेशन करते आ रहा हूँ वो काफ़ी अलग है, बट ये मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। तो इसके चक्कर में काफ़ी मैं टाइम वेस्ट किया हूँ। मैं ज़्यादा थ्योरी पे फोकस किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मैंने कम फोकस किया, और मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं दिए। काफ़ी समय तक मुझे टेस्ट सीरीज़ का इंपॉर्टेंस नहीं पता चला। मुझे लगा कि इफ़ आई एम फुली प्रिपेयर्ड देन ओनली आई हैव टू गिव द टेस्ट सीरीज़। ये मुझे नहीं पता था। तो ऑल्दो मैं पढ़ाई तो बहुत किया, और एक ही चैप्टर हो गया वो मल्टीपल बुक से मैं सॉल्व कर दिया। तो ऐसा होता था कि ऑल्दो मुझे लगा वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया, बट मेरा टाइम काफ़ी उसमें वेस्ट हो गया। तो मैं जो आगे और कॉन्सेप्ट पढ़ सकता था वो मैं नहीं पढ़ पाया, उसके कारण बैकलॉग हो गया। कि आगे कोचिंग इंस्टीट्यूट आगे चली गए और मेरा वो कवर नहीं हो पाया। तो इसके कारण काफ़ी स्ट्रेस भी हुआ, एंग्जाइटी हुआ, और स्ट्रेस और एंग्जाइटी के कारण और टाइम वेस्ट होता है। तो जब 3-4 महीने रह गए थे जेईई के, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव वर्कड हार्ड, लेकिन अगर ये जो मैंने गलतियाँ की ये मुझे उस समय कोई आके या मैं खुद जाके पीछे टाइम मशीन में बता पाऊँ, ये कोई टीचर भी नहीं बता पाएगा। ये अगर मैं खुद बता पाऊँ या ये मैं बता पाऊँ कि ये गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। और टीचर्स तो यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो पढ़ रहा हूँ, बट मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे? तो अगर मैं बता पाता, या कोई मेरे दीदी भैया होते जो अभी आईआईटी में होते हैं, तो उनको तो पता रहता हर चीज़ की, क्या गलतियाँ बच्चे करते हैं, क्या सही करते हैं। तो वो अगर मुझे बता पाते तो कितना अच्छा रहता, और मैं कितना भी प्रोग्रेस कर लिया रहता। तो यही ख्याल के साथ, और ये बस मेरा ही प्रॉब्लम नहीं, मोर देन आई थिंक 80% से ज़्यादा जो जेईई एस्पिरेंट है उनको ये लास्ट एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले ये चीज़ ज़रूर रहता है कि ये हमने गलती कर दी, काफ़ी टाइम वेस्ट किया। अगर मुझे कोई बताने वाला रहता तो ये गलती शायद मैं नहीं किया रहता। तो आज से कुछ सालों तो पहले आपने प्रॉब्लम हाँ, आइडेंटिफाई किया एंड हाँ, हाँ, जिसको फिल करने की ज़रूरत हाँ, है। और ये बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ये कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है जो लोग समझ नहीं रहे हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है, और सबको चाहिए एक मेंटर की, कोई बड़े भाई जैसा हो जिसको मैं हर चीज़ शेयर कर पाऊँ। मुझे गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, कोई टीचर पे भी गुस्सा आ रहा है तो वो भी मैं शेयर कर पाऊँ, मैं उससे फ्रेंडली रह पाऊँ, मैं, और जो कि मैं टीचर से नहीं कर सकता शेयर। तो ये
करता और वो मेरे हिसाब से मुझे बताता कि क्या करना चाहिए, मोटिवेट करता, तो ये मुझे काफ़ी फील हुआ। तो उसी समय मैंने, जब मैं जेई का तैयारी कर रहा था, तो मैंने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया, व्हाट्सएप बिजनेस का एक बेसिक सा वेबसाइट क्रिएट किया। तो आप इस सोच आने के बाद इसको ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पे हाँ। लाने की तरफ किस प्रकार से आगे उसी बढ़े? समय 1 वीक 2 वीक हुआ और मैं सोचा कि साइड में ये भी कर लेते हैं, जेई का प्रिपरेशन करते रहेंगे। उस समय आपकी जेई की प्रिपरेशन चल रही थी। उसी समय मैंने स्टार्ट किया। मेरे सीनियर्स थे काफ़ी। ग्रेजुएशन नहीं स्टार्ट हुआ होगा? नहीं, उस समय मैं अंडरग्रेड में नहीं आया था और मैं जेई के ही प्रिपरेशन में था। कुछ 4-5 महीने में एग्ज़ाम थे मेरे। तो ये मैंने स्टार्ट किया कि जो 11th में बच्चे आ रहे हैं, जो 10th से अभी जस्ट 11th मूविंग है, क्योंकि वही एक टाइम रहता है जब मैं ये सोच रहा था, तो उनको ये प्रॉब्लम ना आए जो मुझे आया है, और कम से कम कीमत में मैं उनका प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकूं। जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस, उसका वो 10x या शायद उससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो हमने काफ़ी इसको अफोर्डेबल रखा है कि सब इसे अफोर्ड कर पाए। प्लस जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए हमने और अफोर्डेबल बनाया। तो मैंने एक टेस्ट करने के लिए आइडिया कि एक्चुअल में इसका नीड है कि नहीं। तो उसके पहले मैंने करीब 50 यस आई कैन से दैट 50 लोगों को मैंने सर्वे किया कि एक्चुअल में नीड है कि ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है, अपने दोस्तों से, बाकी लोगों से। तो ये मैंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअल में इस प्रोडक्ट का नीड है कि नहीं है। तो ये मुझे पता चला कि मोर देन 80% का पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि हाँ, ऐसा कुछ मेरे साथ होता, अगर मुझे 11th में 10th में मिला रहता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो ये रिसर्च आपने किन किन एरियाज पे कंडक्ट करा? ये जनरली रिसर्च था, सर्वे मैंने किया कि इफ समथिंग लाइक दिस, जो मैं अभी मेरा मॉडल है। एरियाज कौन कौन से रहे थे आपके उस सर्वे के लिए? एरियाज जेई के बच्चे थे जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एरियाज एज इन लाइक स्टेट या पर्टिकुलर सिटीज, या फिर ऑनलाइन आपने करा? किस ऑनलाइन किया पहला, और दूसरा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो मतलब मेरी कोचिंग में क्लासमेट्स हैं जो मेरे बैच में पढ़ रहे हैं, उनके वो स्कूल के बच्चे, और ऑनलाइन 3। तो इसमें किया मैंने। ये सर्वे आपने किस प्रकार से कंडक्ट करा? ऑनलाइन सर्वे था, तो उसमें मेरे पास जैसे ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें मैंने मतलब मैं गूगल फॉर्म बनाता था और उसमें क्वेश्चन रहेगा और फिल करना रहेगा। तो गूगल फॉर्म बना के मैं ग्रुप्स में सेंड करता था और वॉलंटरीली जिसको मन था वो फिल करता था। तो मोर देन 100+ रिस्पॉन्स आ गए थे। मल्टीपल ग्रुप्स में मैंने 20 ग्रुप, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, प्लस जो मेरे दोस्त हैं वो तो है ही, प्लस मेरे क्लासमेट्स हैं, स्कूल के दोस्त हैं। तो ये सबसे मैंने डेटा कलेक्ट किया और मोर देन 80% से ज़्यादा बच्चों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि अगर किस प्रकार का रिजल्ट आया आपके उस सर्वे का? सर्वे का ये था, सर्वे मैंने किया वैलिडेट करने के लिए कि प्रोडक्ट का एक्चुअल में मार्केट में नीड है कि नहीं है। तो या ये बस मुझे ही प्रॉब्लम लग रहा है, या क्योंकि वैसा प्रोडक्ट लाके कोई फ़ायदा नहीं जिसका नीड नहीं हो, डिमांड नहीं हो। तो इसका नीड है कि नहीं, पहले ये मैंने आइडेंटिफाई किया। तो इसके लिए मैंने सर्वे किया। क्या स्पेसिफिक रिजल्ट्स निकल कर आए आपके उस सर्वे के, और आपने उन रिजल्ट्स को अपनी स्टार्टअप में किस प्रकार से यूज़ किया? सर्वे में हमने फीडबैक भी मांगा था कि और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये भी था कि वी हैव रिसोर्सेज, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट, बट एक ऐसा पर्टिकुलर वेबसाइट हो जहाँ सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो ये हमने फीडबैक्स इनकॉर्पोरेट किया, ये मैंने नहीं सोचा था। और ये था कि अगर कुछ ऐसा आता है प्रोडक्ट तो उसका प्राइस ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ये था इसका रिजल्ट। प्लस नीड मार्केट में है, बट तो 80% से ज़्यादा लोगों ने बोला कि यहाँ अगर हर में कोई मेंटरशिप मिलता तो हम ऑप्ट करते हैं। प्लस ये था कि अगर कोई फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए चीप किया जाए, तो वो भी हमने ख्याल में रखा। तो ये सब और भी कई फीडबैक्स मिले थे जो हमने इनकॉर्पोरेट किया। और फिर मैंने एक मिनिमम वायबल। किस प्रकार से इनकॉर्पोरेट किया अपने? इनकॉर्पोरेट किया बेसिकली, वो तो आइडिएशन स्टेज था जब मैं सर्वे कर रहा था। तो ये सब मैंने इंक्लूड किया। जैसे हमने फ्री टेस्ट सीरीज़, उसमें हमारे जैसे जो वेबसाइट है तो उसमें हम फ्री टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एलएन और बाकी रिनोन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो 4000-5000 उसका चार्ज करते हैं। तो टेस्ट सीरीज ऑफ आईआईटी जी एंड जेई के लिए, उस समय बस जेई के लिए था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो जेई के लिए टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं फ्री में। फॉर्मूला शीट्स की 1 पेज का एक शीट रहेगा जिसमें आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, और नॉर्मल नोट्स जो आईआईटी में बच्चे चले गए हैं उनके नोट्स, स्कैन्ड कॉपी। क्या इनिशियली आपने कुछ चैलेंजेस भी फेस करे स्टार्टअप को इनिशिएट करने से पहले, या फिलहाल भी आप कर रहे हैं? ओके, इनिशियली एक चैलेंजेस मैंने काफ़ी फेस किया ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्ल्ड है, हम हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि ट्रस्ट इशू, कि बच्चे को था कि ओके मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो बट ट्रस्ट का एक इशू होता है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि आप ब्लॉक कर दोगे मुझे या ऐसा कुछ। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था।
तो उसके लिए था कि हम काफ़ी अच्छा वेबसाइट बनाएं, और जैसे अभी वो मेरे पास चैलेंज नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट का मेरे पास टैग वैल्यू है, तो इंस्टीट्यूट बैकिंग है, तो उससे बच्चों को अपने आप ट्रस्ट हो जाता है। बट उस समय मैं अंडर ग्रेड था, तो ट्रस्ट का एक इशू था सबसे तो बड़ा। इस ट्रस्ट इशू starting को में ओवरकम करने के लिए आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई? ट्रस्ट को ओवरकम करने के लिए पहला स्ट्रैटेजी तो ये था कि उस समय मैंने पॉज कर दिया था। जब मैं इंस्टीट्यूट में आकर वापस चालू किया तो इंस्टीट्यूट का ब्रांड नेम था, तो BIT मेसरा इज अ रिनोन्ड ब्रांड, तो इससे वो ट्रस्ट का ट्रस्ट आता चैलेंज है, आ रहा था वो काफ़ी overcome कम होता हो चला गया, काफ़ी कम हो गया। इसके अलावा भी कुछ आपने दूसरा, किया? उस समय मेरे पास वेबसाइट नहीं था जो प्रोफेशनल लगता था। अब हमारा जो वेबसाइट है वो काफ़ी प्रोफेशनल है, तो एक वेबसाइट रहता है प्लस हेल्पलाइन रहता है, तो काफ़ी उनको एक ट्रस्ट फील होता है कि हाँ ये चीज़ नहीं करेंगे। और प्लस तीसरा, हम ऑलरेडी उस समय तक करीब 50+ स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुके थे, तो उनके रिव्यूज़ थे, ऑथेंटिक रिव्यूज़ पता चल जाते हैं बच्चों को भी कि ऑथेंटिक रिव्यूज़ है, वीडियो रिव्यूज़ थे, तो वो देख के उन्हें काफ़ी ज़्यादा हम पे ट्रस्ट आया। तो Okay. अब हमें वो इशू फेस नहीं करना पड़ता है। एडवाइसर नाम काफी यूनिक साउंड हो रहा है, क्या कंसेप्ट या सोच रही एडवाइसर नाम अपनी स्टार्टअप के लिए चुनने से पहले? बेसिकली हम एडवाइस करते हैं टू हेल्प एस्पिरेंट्स अचीव देयर ड्रीम, सो उससे मुझे आइडिया आया कि हम एडवाइज़र रख सकते हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ADVISOR नहीं है, तो इसलिए EDVISOR आ रहा है हमारा, तो एजुकेशन को भी वो रिप्रेजेंट करता है, तो ED। किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स आपने कौन कौन सा रख रखा है? ओके, इनिशियली स्टार्टअप को मैंने चलाने के लिए खुद की पॉकेट मनी लगाई थी, क्योंकि उस समय मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया था, तो ऐसा कुछ ज़्यादा खर्च मैंने नहीं किया था। बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस पे खर्च हुआ, एक मार्केटिंग में मेरा खर्च हुआ था इनिशियल, और बेसिक वेबसाइट बनाने में खर्च आपने हुआ था, बहुत सारी लैंडिंग पेज। चीजें अभी बताई जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो इसके अलावा रेवेन्यू अर्निंग किस प्रकार से हो पा रही है? ओके, रेवेन्यू अर्निंग हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। हम रेवेन्यू करते हैं कि पर मंथ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन है, कोई 3 महीने का लेगा तो उसके हिसाब से हम चीप कर देते हैं, प्लस प्रीमियम सर्विस है कि हम फ्री में भी बहुत चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बट इफ़ यू वांट मेंटरशिप और उससे ज़्यादा हेल्प चाहते हो, इंडिविजुअल अटेंशन चाहते हो, तो उसके लिए आप पे करो, तो उसके थ्रू हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मतलब क्या उसका ये पैरामीटर रहता है कि स्टूडेंट को फील हो कि उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, या उसको अब पेड फैसिलिटीज़ अवेल करने की ज़रूरत है? स्टूडेंट्स जैसे हम लोग बहुत चीज़ फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज़, फार्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, और उसके अलावा उससे ये फील होता है जबकि मुझे इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, मुझे इंडिविजुअल मेंटरशिप चाहिए, कि नहीं हो रहा है मेरे से, मेरे नहीं आ रहे मॉक्स में नंबर, और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, गलती तो कर रहा हूँ बट मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, नंबर नहीं आ रहा है, या मैं मेहनत ही नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे से नहीं हो रहा है, तो उसे फील होता है कि कोई अगर एक्सपर्ट उसे गाइड कर पाए, तो उसके लिए वो फिर आगे जाके ऑप्ट करते हैं हमारी प्रीमियम सर्विस को। मतलब ये एक आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ही सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू बेस्ड मॉडल अर्निंग है, का एकमात्र अभी सोर्स है। हाँ, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिसको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक रोजगार मिल पा रहा है, वो कुल मिलाकर कितने लोग हैं? बेसिकली लोग पार्ट टाइम, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं जो हम स्टार्टअप कर रहे हैं, तो एवरीवन वर्क्स पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम पे ऑपरेट करते हैं, तो ऐसे मोर देन 50+ टीम्स, मतलब लोग हैं हमारे पास। कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स की एक टीम है जो सेल्स का काम देखती है, बच्चों के क्वेरी को रिजॉल्व करती है, मेंटर एलोकेशन का काम करती है। एक मार्केटिंग की टीम है जो मार्केटिंग पे बस फोकस करती है, कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करती है, सोशल मीडिया पे फोकस करती है। और हमारे मेंटर्स की टीम है, जेई की एक अलग टीम है, जेई के मेंटर्स 20+ मेंटर्स हैं, नीट के 20+ मेंटर्स हैं। मैं ओवरसी करता हूँ सारे प्रोसेसेस को। कंटेंट की हमारी टीम है, स्ट्रैटेजी की टीम है, तो मोर देन 50+ लोग हैं। फिलहाल में आपका ये स्टार्टअप किन किन जगहों पे ऑपरेंट है, और कहाँ के बच्चों को आपने अपने स्टार्टअप से कनेक्ट कर रखा है? बेसिकली हमारा स्टार्टअप ऑनलाइन है, तो हम ऑल ओवर इंडिया को सर्व करते हैं। हमारे मोर देन 12 और 16 से ज़्यादा स्टेट्स में हम ऑपरेट करते हैं। नॉर्थ इंडिया के लगभग सारे स्टेट्स में कोई न कहीं हमारे बच्चे हैं, और सरप्राइजिंगली साउथ के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हमारे से जुड़े हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हमारा काफ़ी वाइड रेंज है। मतलब हम पूरे इंडिया को ही कवर करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है, एक्सेसिबल है, सबके पास सोशल मीडिया है, सबके पास फ़ोन है, तो दे कैन कनेक्ट अस। जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं फॉर रेवेन्यू अर्निंग, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से हो पा रहा है?
बेसिकली मेंटर्स का अगर हम देखें, बेसिकली हम इंटर्न्स हायर करते हैं बाकी कामों के लिए, और मेंटर्स हैं जैसे, तो जितना हम सब्सक्रिप्शन फ़ी लेते हैं बच्चों से, उसका 50% हम मेंटर्स को देते हैं, और बाकी 50% पे हम ऑपरेट करते हैं, जिसमें 20% कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, मार्केटिंग में खर्च होते हैं, प्रोसेस में कस्टमर एग्जीक्यूटिव को पैसे देना, मार्केटिंग वाले को देना, सोशल मीडिया जो हैंडल कर रहा है उनको पे करना, तो बाकी उसमें होता है, प्लस 20% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। इसके अलावा और कुछ भी आपके लोग हैं जिनके साथ आप रेवेन्यू शेयरिंग का सोर्सेस शेयर कर रहे हैं? रेवेन्यू बेसिकली इतने ही, हम इंटर्न्स को ही मतलब बेसिकली पे करते हैं और मेंटर्स को 50% करते हैं, तो हमारा बेसिक यही है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस प्रकार से व्यू कर रहे हैं? स्टार्टअप इकोसिस्टम को अब ये मैं बोलूँगा कि इंस्टीट्यूट या हमारा जो कंट्री है वो काफ़ी प्रमोट कर रहा है स्टार्टअप्स को, तो अब स्टार्टअप करना काफ़ी ईजी हो गया है एज़ कम्पेयर टू पहले, और अब उल्टा सोसाइटी ही हमें मोटिवेट करती है। पहले ये था कि गो फॉर स्टेबल जॉब, गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, बट अब हो रहा है कि टेक रिस्क्स। इंस्टीट्यूट भी इस चीज़ को प्रमोट करता है। इंस्टीट्यूट जैसे मेरा इंस्टीट्यूट BIT है, तो वो हमें इंक्यूबेट किया है, हमें फंड करता है कि आप अपने ऑपरेशंस बढ़ाओ, आप अच्छे से काम करो। तो प्रत्युष जी, कोई भी न्यू एज का इंडिविजुअल या कोई भी इंडिविजुअल एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाह रहा है किसी मास लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो कोई मास लेवल पे पहले तो है आइडिएशन, कि उसका आइडिया एक्चुअल में मार्केट में नीड है कि नहीं है मार्केट में उस आइडिया की। तो पहले तो वो ये सर्वे कर ले, या अपने टारगेट जो उसके कस्टमर्स होंगे उनसे वो एक बार सर्वे से जान ले कि एक्चुअल में उसका नीड है कि नहीं है, पहला। दूसरा, वो एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाए जिससे वो टेस्ट कर पाए कि एक्चुअल में वो मार्केट में अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वायबल प्रोडक्ट बनाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेस्ट द आइडिया। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।